हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, जो कि एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन है, अभी हम रीड आउट कर दे रहे हैं, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके। ए एंड बी, two brothers were attacked by the appellant, causing them serious injuries to which both the brothers succumbed. Soon after the incident, wife of B, went to the spot. She found A lying unconscious, but her husband, though injured, was conscious and told her that appellant had attacked them with lathis and other weapons. D, father of A and B, also rushed to the spot B and made a similar dying declaration before D. Trial court convicted the appellant, believing the statement of C and D. In appeal, it was contended on behalf of appellants that both C and D are close relations of the deceased B, so the dying declaration made to them should not be made the basis of the conviction because there was no independent corroboration. How would you डिसाइड द अपील? एंड ये जो क्वेश्चन था, ये दिल्ली जुडिशरी का क्वेश्चन है, डीजीएस का क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन है आपका ए एंड बी, ये दोनों क्या है? ब्रदर्स हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ए और बी पे अटैक किया। किसने? अपीलेंट ने। जो अपीलेंट है उसने ए और बी पे अटैक किया। इन लोगों ने क्या किया? दे स्कम्ड मतलब घुटने टेक दिए इन्होंने। ठीक, ए ने भी और बी ने भी। ए क्या हो गया? वो उसको इतनी मार पड़ी है लाठी से और अदर डेडली वेपन से कि ये सीधे अनकॉन्शियस हो गया। ठीक, बी की भी इतनी ज़्यादा मार पड़ी है लेकिन ही वॉज कॉन्शियस। सी कौन है? बी की वाइफ है, वाइफ ऑफ बी। सी को पता चलता है, वो उस प्लेस पे पहुंचती है, देखती है जो ए है वो ही इज़ अनकॉन्शियस, बी जो उसका हस्बैंड है वो कॉन्शियस है। अब उसके बाद सी को उसका हस्बैंड बी ये बताता है कि जो अपीलेंट है, जो भी नाम है अपीलेंट का, उसने नाम लिया और बताया कि इसने मेरे ऊपर लाठी और अदर वेपन से, कैसे? लाठी से और अदर वेपन से क्या किया है? हम दोनों को मारा है। ठीक है। ये चीज़ क्या किया? बी ने किसको बताया? पहले सी को बताया। डी, जो ए और बी दोनों के क्या हैं? फादर हैं, पिताजी हैं। डी को पता चलता है कि उनके बेटे के साथ ऐसा हादसा हो गया है, तो डी क्या करता है? रश करता है उसी प्लेस पे जहाँ पे उनके साथ ये हादसा होता है। वो भी देखता है कि ए अनकॉन्शियस है और बी कॉन्शियस है, उसे इंजरी आई है। लेकिन क्या किया बी ने? जो चीज़ उसने सी को बताई कि अपीलेंट ने मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, ए के ऊपर लाठी और अदर वेपन से वार किया है, हम लोगों को मारा है, वो सेम स्टेटमेंट क्या करता? बी डी को भी देता। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? जो ट्रायल कोर्ट थी, बी की डेथ हो जाती है। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? जो अपीलेंट था उसको कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्टेड द अपीलेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। फिर अपीलेंट ने क्या किया? अपीलेंट ने एक अपील की। भाई अपील क्यों की? अपील में उसने ये बोला, जो अपीलेंट ने अपील की
उसमें उसने बोला कि जो सी और डी है, यानी कि जो सी है और डी है, सी क्या है, बी की वाइफ है, डी क्या है, वो बी का और ए का फादर है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एक क्लोज रिलेटिव्स हैं। ठीक, कैसे रिलेटिव हैं, बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं। किसके, जो बी है जिसकी डेथ हो गई है। ठीक, तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है बी का, उस बेसिस पे आप हमको कन्विक्ट मत करिए, क्योंकि देर इज़ नो इंडिपेंडेंट कोरोबरेशन, कोई इंडिपेंडेंट कोरोबरेशन नहीं हुआ है। इसीलिए आप हमको, अपीलेंट ने बोला कि बी के डाइंग डिक्लेरेशन पे आप हमको क्या मत करिए, कन्विक्ट मत करिए। अब आपको डिसाइड करना है, हाउ विल यू डिसाइड द अपील। ठीक है, अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि अब आप कैसे डिसाइड करेंगे इस अपील को, क्या करना चाहिए। देखिए, जो हमने आंसर फ्रेम किया है लेंदी है। ये क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, या 2 नंबर में भी पूछ देंगे, तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दोगे। 5 नंबर में है तो कम से कम 2 केसेस का आप रेफरेंस दीजिए। अगर 10 मार्क्स का है तो एक जजमेंट भी देना पड़ेगा, रेफरेंस भी देना पड़ेगा, कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ वुड यू डिसाइड द अपील। अब किस तरह से हमें आंसर की स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले तो हम बताएंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू डाइंग डिक्लेरेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 32(1) of Evidence Act is one of the exception of general rule of the Evidence Act that oral evidence must be direct। अब इसमें हमने क्या किया, 2 बातें बोली। सबसे पहले तो हमने बता दिया डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन क्या है, दूसरा हमने ये भी बता दिया इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, जो क्या है, एविडेंस, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक, फिर बोलना है कि डाइंग डिक्लेरेशन इन द सिंपल वर्ड्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ मेड इट बिफोर हिज डेथ एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और एज सर्कमस्टेंसेज ऑफ ट्रांजेक्शंस विच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ। अब ये क्या बात कर रहे हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन है उसके वो आखिरी के शब्द, वो आखिरी का स्टेटमेंट जिसमें वो ये बता रहा है कि उसकी डेथ का कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, या वो किस सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हो रही है। ठीक, अब हमने इस पैराग्राफ में क्या किया, हमने प्रोविज़न बता दिया, एक हमने ये बता दिया इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, और हमने क्या बता दिया, डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब बता दिया। ठीक, कितने लाइंस में, 4 से 5 लाइंस में हमने ये चीज़ आपकी बता दी। अब इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि जो स्टेटमेंट है किसी कोर्ट के सामने नहीं दिया गया है, किसी ओथ पे नहीं दिया गया है, इसका टेस्ट, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हम कर नहीं सकते हैं। ठीक, yet is made relevant under section 32(1) of the Evidence Act because law attach great sanctity to words of a dying man and presume that a person on the verge of his death will not concoct a story or will falsely implicate innocent person but will give full and fine disclosure of the fact which lead to his death। अब इसको हमने थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताया। क्या बताया कि भाई जो स्टेटमेंट हुआ, डाइंग डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट हुआ है वो किसी कोर्ट के सामने ओथ पे तो नहीं दिया। सेकंड क्या बात कर रहे हैं, ओथ पे भी नहीं दिया, और जो स्टेटमेंट है उसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, भाई जिसने बनाया उसकी तो डेथ हो गई। ठीक, इसीलिए ये माना जाता है कि जो इंसान की डेथ हो रही है वो कभी भी किसी को भी गलत इंटेंशन के साथ कुछ भी उसको फंसाएगा नहीं। जब किसी की डेथ हो रही है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक, ये प्रिज्यूम करती है कोर्ट कि जो डाइंग पर्सन है वो अपने मतलब डेड बेड पे
कभी कोई गलत नहीं बोलेगा। ओके, ये चीज़ ये प्रिज्यूम की जाती है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बात की। अब हम रेफरेंस देंगे किसका, केसेस का। केसेस में सबसे पहले आएगा पदम सेन श्यामलाल भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने एडमिसिबिलिटी की बात की गई थी, ठीक। डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एंड कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट इज़ फाउंड टू बी रिलायबल। क्वेश्चन में क्या था हमारा कि भाई क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन को बेसिस बनाना चाहिए कन्विक्शन का। तो हमने जजमेंट में सबसे पहले कौन सा केस डाला, जिसमें बात की गई है दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। हमें केस भी वही डालना है जिसमें कुछ इस टाइप की वर्डिंग्स यूज़ की गई हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू की बात कर ली। The question as to what evidentiary value should be attached to a dying declaration has been examined by the Supreme Court of India as reported as K.R. Reddy versus Public Prosecutor। और उसमें क्या जजमेंट बोला गया था। देखिए ये जो जजमेंट है ना, कई बार इस क्वेश्चन को ही आपको दे दिया जाएगा, ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो जजमेंट है, और आपसे बोल दिया जाएगा कि इसके ऊपर एक्सप्लेन करिए, एलाबोरेट करिए, कुछ भी करिए, ठीक। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस केस में था, बोला गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, द डाइंग डिक्लेरेशन इज अनडाउटेबली एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 and not being a statement on oath so that its truth could be tested by cross examination. The court has to apply scrutiny and closest circumspections to the statement before acting upon it। तो अब इन्होंने क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है एडमिसिबल होता है विदाउट एनी डाउट अंडर सेक्शन 32, ठीक। और एक बात और भी है कि भाई जो स्टेटमेंट है इट इज़ विदाउट एनी ओथ। तो जो ट्रुथनेस है वो आपकी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम उसको सही माने या गलत माने। तो उसमें जो कोर्ट होती है ना, वो स्क्रूटनी करती है, और जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसका इंस्पेक्शन करती है, उसको बहुत ही क्रूशियली एग्जामिन करती है कि जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर एक्ट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। उसके बाद है, ये आप लिटरेचर पढ़ लीजिएगा। वंस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डाइंग डिक्लेरेशन इज़ ट्रू एंड वॉलेंट्री। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन हो या कोई भी स्टेटमेंट है, इट शुड बी वॉलेंट्रली, अपनी विल से देना चाहिए। और डाइंग डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इट कैन बी सफिशिएंट टू फाउंड द कन्विक्शन इवन विदाउट फर्दर कोरोबोरेशन। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात कर दी गई है, कन्विक्शन की बात कर दी गई है विदाउट एनी फर्दर कोरोबोरेशन। तो यही चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट हमारा जो केस आता है इंटरेस्टेड विटनेस, क्योंकि बात की गई थी कि सी और डी एक क्लोज रिलेटिव्स हैं, किसके, डिजीज्ड बी के, जो डेथ हुई है उसके सी क्या है, सी तो वाइफ है, और डी क्या है, उसका फादर है। तो दे आर द क्लोज रिलेटिव्स। तो यहाँ पे बात की गई इंटरेस्टेड विटनेसेस। इंटरेस्टेड विटनेसेस का मतलब होता है इट इज़ इक्वली वेल सेटल्ड दैट अ क्लोज रिलेटिव who is very natural witness in the circumstances of a case cannot be regarded as interested witnesses। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, इन द सेंस उनका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका मेन ये है कि नहीं इसकी डेथ हुई है, बी की डेथ हुई है और इसने मारा है, ठीक। उनकी पर्सनली कोई राइवलरी नहीं है, पहले से कोई राइवलरी नहीं है विद द अपीलेंट। ओके, इन दलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक चीज़ क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएगा कि भाई बेटे को मार दिया, हस्बैंड को मार दिया, तो राइवलरी क्यों नहीं, दुश्मनी क्यों नहीं है। हमने आपको बोला पहले से नहीं है, बाद में जब डेथ हो गई है बी की तो उसकी वाइफ भी घृणा करेगी अपीलेंट से, और उसका जो फादर है बी का दैट विल डू द सेम थिंग। ओके, बाद की बात करें, पहले से कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था, ठीक।
देन दलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट क्लोज रिलेशन witnesses whose presence at the scene of occurrence is natural and probable. ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो रही है, किसी की बेटे की या किसी की बेटी की डेथ हो रही है, तो क्लोज रिलेटिव्स ही साथ में रहेंगे, है ना. वुड बी द लास्ट पर्सन टू स्क्रीन द रियल कल्प्रिट एंड फॉल्सली इम्प्लीकेट इनोसेंट पर्सन. देन आता है हमारा केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सेवक राम सेवक का. इसमें बोला गया, इसमें हेल्ड किया था by the Honorable Supreme Court. It was held that when accused fire a gunshot and cause death of the deceased, it was admitted by the prosecution and the defense that there was enmity and rivalry between the two groups in the village. It was thereof not correct on the part of the court to come to the conclusion that in dying declaration mention of the motive as Parthi Bandi was a vague suggestion and may an outcome of some torturing by those who had taken him to the hospital. It was natural that the injured was carried to the hospital. Dying declaration given by the deceased cannot be held as tainted merely because he was carried by his relative and friends to the hospital. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि ये हमारा बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए. देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ दिया है, डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है. देन हमने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा सा और एलाबोरेट किया. उसके बाद हमने केस लॉस दिया. अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन. तो अगर आपका ये 5 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन लिख देंगे, एक इंट्रोडक्शन देके आप इन कंक्लूजन दे देंगे. इन दिस केस, इन द केस इन हैंड जो हमारे पास है, इट इज़ प्रूव दैट सी द वाइफ, डी द फादर ऑफ द इंजर्ड बी हैड रीच्ड द स्पॉट सून आफ्टर द इंसिडेंट. अब ये क्या बोल रहे हैं, जो सी है जो वाइफ है, डी जो फादर है इंजर्ड बी की, जैसे ही पता चला वो सीधे जहाँ पे प्लेस ऑफ इंसिडेंट था वहाँ पहुँच गए. इट इज़ ऑल्सो प्रूव दैट बाय द टाइम बी हैड नॉट बिकम अनकॉन्शियस एंड वॉज एबल टू स्पीक. भाई अनकॉन्शियस होता तो भी नहीं डाइंग डिक्लेरेशन दे पाता. ही वॉज एबल टू स्पीक. ओके, देयर इज़ नथिंग टू इन्फर दैट 2 स्टेटमेंट्स मेड बाय द इंजर्ड बी वर रिजल्ट ऑफ एनी प्रॉम्प्टिंग बाय सी और डी. मतलब किसी तरह का कोई उकसाया नहीं है सी ने या डी ने, वो सीधे वो लोग पहुँचे हैं. उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसने सिर्फ जो स्टेटमेंट उसने देना था वो स्टेटमेंट दिया. देन नॉट देयर इज़ एनी रीज़न दैट सी एंड डी वुड फॉल्सली इम्प्लीकेट द एपिलेंट लीविंग आउट द रियल कल्प्रिट. ऑब्वियस सी बात है भाई, जो अपिलेंट है उसके बारे में ही बी ने बताया कि उसने फलाने ने मेरी लाठी से या वेपन से मुझे मारा है और मेरे भाई को भी मारा है, ए और बी क्योंकि दोनों थे. तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई सी और डी फॉल्सली किसी और को कल्प्रिट क्यों ठहराएंगे. तो जो जिसके बारे में बोला गया है, जो अपीलेंट है, उसके बारे में ही बी ने बोला था, तो सी और डी ने क्या किया, उस अपीलेंट का ही नाम लिया. So in these circumstances, the trial court was fully justified in conviction of appellant on the whole in the sole basis of 2 dying declarations. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द ट्रायल कोर्ट, क्योंकि हमने उसमें क्वेश्चन में था कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, तो हमने लास्ट में कंक्लूजन में लिख दिया कि जो सर्कमस्टांसेस थे उसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ही वॉज फुल्ली जस्टिफाइड कि नहीं कन्विक्शन होना चाहिए उस अपीलेंट का. ओके, क्योंकि 2 डाइंग डिक्लेरेशन आए थे, एक वाइफ को दिया था और एक फादर को दिया था, मेड बाय बी. द अपील इज़ अकॉर्डिंगली लायबल टू बी डिसमिस्ड. इसीलिए हमारी नज़र में अपील को क्या होना चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए. ओके, ये हमारा एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्टे ट्यून्ड विद तक्षशिला लॉ एकेडमी. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share it. Thank you so much.